बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू सुल्तान महमूद गज़नी है। नाज़रीन, मालूमात तवील होने के बाद हमने इस मौज़ू को दो एक साथ में तकसीम किया है। आज की पहली किस्त में हम आपको सुल्तान के इब्तदाई हालात और चंद जंगी कारनामों से आगाह करेंगे। लेकिन मौजू की जानब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही तारीखी और तहकीकी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नादरीन, तीसरी सदी हिजरी के आखिर में खिलाफती अब्बासिया की सियासी कुव्वत में ज़वाल आया तो तुर्किस्तान में ससानी ख़ानदान की तुर्क सल्तनत कायम हुई। नादरीन, खरासान, काबिल और गजनी इसके मातहत थे और इसका पाया तख्त बुखारा था। नादरीन, इन्हीं बादशाहों का एक तुर्क गुलाम अमीर उल पतगैन गुजरा है जिसने चौथी सदी हिजरी में अपनी हुकूमत गजनी में कायम की। नादरीन, इसका चौथा जानशीन नसीरुद्दीन सबकतगैन मशहूर बादशाह था। महमूद गजनी सबकतगैन का सबसे बड़ा बेटा था। नादरीन, पहली और दूसरी नवंबर 971 ईस्वी की दरमियानी रात को महमूद गजनी पैदा हुआ। इसकी तालीम व तरबियत इस तरह की गई जैसे उस जमाने में शहजादों की जाती थी। इसके लिए बड़े बड़े आलमों की खिदमात हासिल की गई। महमूद बड़ा ज़हीन और होनहार था। इसने बहुत जल्द ही उलूम दीन की तकमील कर ली और वो हाफ़िज़ कुरान बन गया और हदीस वफ़क़ा में मुकम्मल वाक़फ़ियत रखता था। नादरीन, इसकी तालीम व तरबियत के सियासी पहलू की तरफ खुद सबकतगैन ने बहुत तवज्जो की। इसके अलावा उसे जंग के तौर तरीक़ों में पूरी तरह तरबियत दी गई। तलवार चलाने में वो बड़ा माहिर था। निशानाबाजी और तीर चलाने में भी उसे कमाल हासिल था। 15 साल ही की उम्र में उसने अपने बाप के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया था। सिपाही और जर्नैल की हैसियत से उसने ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए कि सबकतगैन बेहद खुश हुआ और इससे ना सिर्फ सैफुल दौला का खिताब दिया बल्कि खरासान की फौजों का सिपाहसालार भी मुकर्रर कर दिया। इस वक्त ससानी सल्तनत ख़त्म हो रही थी और वहाँ बड़ी अफरा तफरी फैली हुई थी। नादरीन, 997 ईस्वी में अमीर सबकतगैन का इंतकाल हुआ और महमूद गजनी तख्त पर बैठा। तख्त हासिल करने के लिए उसे अपने भाई से भी लड़ना पड़ा, मगर जब उसने देखा कि महमूद हुकूमत का ज्यादा हकदार है तो उसके भाई ने उसके सामने हथियार डाल दिए। नादरीन, सबसे पहले महमूद ने अपनी तवज्जो खरासान, वस्ती एशिया और ईरान की तरफ की। वो चाहता था कि इसकी तरफ से किसी किस्म का खतरा न रहे और कोई भी इसकी बराबरी का दावा न कर सके। इस सिलसिले में सबसे पहले खरासान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कई साल के अरसे में ख्वारिज़म और गर्जिस्तान फतह किया गया। नाज़रीन, सल्जूकी तुर्कों को शिकस्त फाश दी। तुर्किस्तान से दोस्ताना तल्लुकात पैदा किए गए। सिस्तान, हमदान और अस्फहान पर कब्जा किया गया। उसे ये कामयाबियां हासिल करने के लिए कई शदीद जंगें लड़नी पड़ी, कई ज़बरदस्त मार्के हुए, मगर महमूद का पल्ला हमेशा भारी रहा। हमेशा उसी को फतह होती रही। इसका रोबो दबदबा इतना था कि वो जब इन इलाकों से दूर दराज फासलों पर होता था तब भी किसी को सरकर्शी करने की जुर्रत नहीं होती थी। ये सब लड़ाइयाँ और मार्के बड़े अहम हैं, मगर महमूद गजनी ने हिंदुस्तान पर जो हमले किए और फतुहात हासिल की वो ज़्यादा मशहूर हैं। नाज़रीन, ना सिर्फ मशहूर बल्कि हैरत अंगेज़ और पुरलुत्फ हैं। हिंदुस्तान शुरू ही से सबकतगैन और इसके जानशीनों की तवज्जो का मरकज था। इस वक्त वहां बहुत से राजे महाराजे हुकूमत करते थे, मगर इनमें से राजा जयपाल बहुत मशहूर था जिसकी सल्तनत सरहिंद से लम्फान तक और कश्मीर से मुल्तान तक फैली हुई थी। अमीर सबकतगैन से जयपाल के कई मार्के हुए और उसने अपनी सल्तनत की सरहद हिंदुस्तान की तरफ लम्फान तक बढ़ा दी थी। महमूद ने अपने वालिद के इस काम को जारी रखा और जब खलीफा बगदाद ने इसे खुद मुख्तियार सुल्तान मान लिया तो उसने अहद कर लिया कि हर साल हिंदुस्तान पर एक ना एक हमला जरूर करेगा। नादरीन, हिंदुस्तान पर इसके 12 हमले मशहूर हैं, मगर वो 17 दफा वहां आया।
इनमें से यहाँ सिर्फ मशहूर लड़ाइयों का जिक्र आज की वीडियो में किया जाएगा। नाज़रीन, अपने अहद को पूरा करने के लिए महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में हिंदुस्तान का रुख किया। पहली लड़ाई पुराने दुश्मन राजा जयपाल से पेशावर के करीब हुई। गजनी के सवारों ने चुन चुन कर हिंदी सिपाहियों को मार डाला। राजा जयपाल गिरफ्तार हुआ। महमूद ने आगे बढ़कर नंदाना पर, जो दरिया जहलम के किनारे मजबूत पहाड़ी किला था, कब्जा कर लिया। राजा जयपाल ने महमूद की खिदमत में 20 लाख दिनार और 5 हाथी पेश किए और वादा किया कि वो हमेशा गजनी का फर्मा बरदार रहेगा। उस पर उसे रिहा कर दिया गया, मगर जल्द ही उसके बाद शर्म के मारे उसने अपने आप को जलती हुई आग में डाल दिया और खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, अनदपाल उसका जानशीन बना। पहले पंजाब में आगे बढ़ने से पहले महमूद ने मुल्तान और मशरकी सिंध का रुख किया। अगले साल उसने भाटिया के राजा पर चढ़ाई की। उसे अपनी फौजी कुव्वत पर बड़ा घमंड था और किसी को खातिर में नहीं लाता था। जब महमूद उसके पायतख्त की तरफ बढ़ा तो वो भी मुकाबले के लिए निकल आया। नाज़रीन, 3 रोज लगातार लड़ाई होती रही। चौथे रोज महमूद ने खुदा की दरगाह में फतह की दुआ की और हिंदुओं के लश्कर पर हमला कर दिया। राजा के पांव उखड़ गए। वो निकल भागा और एक घने जंगल में छुप गया। सुल्तानी फौज के एक दस्ते ने जंगल को घेर लिया। राजा ने जब बचाव की कोई सूरत ना देखी तो अपने सीने में खंजर मारकर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, इस वक्त मुल्तान का हाकिम अबू अल फतह दाऊद था। इसका दादा अमीर सबकत गैन का इंतहाई वफादार और इसकी पूरी अतात करता था, मगर इसके पोते अबू अल फतह ने अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दिया और बेदीन हो गया। इसके अलावा अबू अल फतह हिंदुओं को भड़काता और मुसलमानों के खिलाफ मदद पहुंचाता था। जब महमूद मुल्तान की तरफ बढ़ा तो राजा अनदपाल ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर जब मुकाबला हुआ तो बदहवास होकर भाग गया और चिनाब तक कहीं न ठहरा और मारे डर के कश्मीर के पहाड़ों में जा छुपा। जब गजनी फौजें मुल्तान के सामने पहुंची तो अबू अल फतह ने अपने कसूर की माफी मांगी और बुरे अकीदों से तौबा की। महमूद ने उसे माफ कर दिया। वो चाहता था कि आसपास के इलाकों को भी फतह कर ले, मगर इतने में उसे खबर मिली कि तुर्किस्तान का अमीर एक खान करासान पर चढ़ आया है। नाज़रीन, महमूद फौरन उधर रवाना हुआ और मगरबी पंजाब का हाकिम एक नौ मुस्लिम सिख पाल सिंह को बना दिया। महमूद खरासान पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि खान ने एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है। उसने उसकी जरा भी परवाह नहीं की और फौरन उस पर हमला कर दिया। बलक के करीब बड़ी खूनरेज जंग लड़ी गई जिसमें महमूद को फतह हुई। इस फतह ने बहादुर से बहादुर दुश्मन के दिल में भी इसकी धाक बिठा दी थी। सुल्तान महमूद को बढ़ती हुई ताकत देखकर अनदपाल बहुत परेशान था। वो इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। चुनाचे उसने हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं के सामने ये तजवीज पेश की कि मुतहिद होकर महमूद का मुकाबला किया जाए। एजियन, ग्वालियर, कलंजर, कनूज और अजमेर के राजा फौरन तैयार हो गए। उन्होंने अपनी फौजें अनदपाल के पास भेज दी। इस तरह एक जबरदस्त लश्कर तैयार हो गया। इसको लेकर वो पेशावर की तरफ बढ़ा। सुल्तान महमूद ने इस हमले की खबर सुनी तो वो गजनी से रवाना हो गया। दरियाए सिंध को अबूर किया और देहन के मुकाम पर दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। नाज़रीन, 40 रोज दोनों फौजों एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं, लेकिन लड़ाई की इब्तिदा किसी तरफ से भी ना हुई। हिंदुओं का लश्कर रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। महमूद को पता चल गया था कि इस दफा हिंदू सर धड़ की बाजी लगा कर आए हैं। उसने भी बेहद एहतियात से काम लिया। इसने हुक्म दिया कि फौज के दोनों तरफ एक खंदक खोदी जाए ताकि किसी तरफ से भी हिंदुओं का बस न चले। नाज़रीन, इसके बाद महमूद ने लड़ाई शुरू की। 1000 तीर चलाने वाले इसके हुक्म से आगे बढ़े और हिंदुओं पर तीर बरसाने लगे। हिंदुओं ने भी जोरदार हमला कर दिया। खोखर कौम के सिपाही नंगे सर नंगे पांव लड़ते हुए खंदक को फांद गए और सुल्तानी लश्कर में घुस गए। उन्होंने वहां खलबली मचा दी। करीब था कि महमूद की फौज के पांव उखड़ जाते, मगर उसने अपने खास दस्ते को हुक्म दिया कि वो दुश्मन पर पीछे की तरफ से हमला कर दे। इस हमले से दुश्मन में बदहवासी फैल गई और उनके पांव उखड़ गए। नाज़रीन, 2 सरदारों ने उनका पीछा किया।
8,000 ہندو مارے گئے۔ یہ بڑی زبردست فتح تھی۔ ہندوستان کی اتنی بڑی جنگی طاقت اب تک کسی میدان میں جمع نہیں ہوئی تھی۔ اب شمالی پنجاب کا سارا میدان خالی تھا۔ محمود منزل بہ منزل مشرقی سرے تک آگے بڑھا اور نگرکوٹ کانگڑا کا قلعہ گھیر لیا۔ ناظرین، یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا اور اس میں سینکڑوں بتوں کے علاوہ بے شمار دولت بھی تھی۔ 2 ہی روز میں راجا نے شکست قبول کی اور امان کا طالب ہوا۔ محمود نے اس کی جان بخشی کر دی، پھر قلعے میں داخل ہوا جہاں سے اسے 7 لاکھ اشرفیاں، 700 من سونے چاندی کے آلات، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من طرح طرح کے قیمتی جواہرات ملے۔ ناظرین، اس موقع پر سلطان نے اعلان کیا کہ جو ہندو سلطانی فوج میں بھرتی ہونا چاہے وہ خوشی سے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی 10,000 ہندو بھرتی ہو گئے۔ محمود نے انہی میں سے ایک کو سپہ سالار بنا دیا۔ نگرکوٹ کی فتح کے 2 سال بعد تھانیسر کے بڑے بڑے مندر کو بھی سلطان محمود نے ہی گرایا تھا۔ جنوبی پنجاب اور دلی کے راجا تلواریں تولتے رہ گئے تھے۔ اگلے 7 سال میں محمود نے افغانستان، سیستان اور بلوچستان کے سرکشوں کو تلوار کے زور سے مطیع کیا۔ دوسری طرف ایران میں قزوین اور شمال میں خوارزم تک ایسی جلگاریں کی کہ اسلامی دنیا میں اس کی فتوحات کا گلگلہ بلپا ہو گیا۔ ناظرین، اب سلطان نے ہندوستان کے مشہور شہر کنوج پر فوج کشی کا ارادہ کیا۔ اس مہم میں سلطان کی فوج میں 1 لاکھ سوار 20,000 پیادے تھے۔ ان میں سمرقند اور بخارا کے ملکوں کے باشندے بھی تھے۔ پنجاب میں اب کوئی دشمن نہیں رہا تھا، مگر کشمیر کی طرف سے اطمینان کرنا بہت ضروری تھا۔ 3 سال پہلے بھی اس نے کشمیر پر حملہ کیا تھا، مگر برف کی زیادتی کے سبب وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ اس مرتبہ راجا نے اطاعت قبول کر لی اور سلطانی لشکر کنوج کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سب سے پہلے برن موجودہ بلند شہر کا محاصرہ کیا۔ وہاں کے راجا نے اپنے 10,000 ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ متھرا کے سامنے پہنچا۔ اگرچہ یہ ہندوؤں کا بڑا مقدس شہر تھا اور آس پاس کئی راجے حکومت کرتے تھے، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے سامنے آتا۔ یہاں سے منو سونا چاندی اور بیش قیمت جواہرات اور اونٹوں پر لاد کر غزنی بیچ دیے گئے۔ ناظرین، غرض محمود کو کہیں روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کئی ریاستوں کے راجے جدھر سے اس کا لشکر گزرتا دور ہی سے خبر سن کر بھاگ گئے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔